नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस टीम की तरफ से मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो यूजीसी नेट जेआरएफ के यूनिट 8 में जो 10 रूपक लगा हुआ है, उस 10 रूपक में हम लोग पिछले 2 वीडियो के माध्यम से 10 रूपक के सामान्य परिचय, उसके बाद मंगलाचरण इत्यादि को जानने के बाद जो 10 रूपक हैं, उन 10 रूपकों में और नाट्य क्या होता है, रूपक क्या होता है, रूप क्या होता है, और 10 रूप जो 10 दशधैवरशास्त्रम कहा गया है वो रूपक 10 ही क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। और 10 रूपकों की संख्या में अभेद क्यों नहीं, भेद क्यों होता है, तो वस्तु नियता रसस तेषाम भेद का जो ये 3 भेदक तत्व हैं रूपकों के, यहाँ इसमें हम लोग वस्तु के अंतर्गत मतलब वस्तु जो इतिवृत्त है इसके बारे में जानते हुए हम लोग अर्थ प्रकृतियों के बारे में जान लिए हैं, मतलब यहाँ तक हम लोग जान लिए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो पंच कार्यावस्थाएं होती हैं उन पंच कार्यावस्थाओं के बारे में जानेंगे। कार्यावस्थाएं वह होती हैं जिसे जब किसी कार्य की शुरुआत जब हो जाती है तो जो उसमें जो नायक का जो व्यापार होता है वह कहलाता है आपका कार्यावस्था। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पंच कार्यावस्थाएं होती हैं, तो पहले कार्यावस्था के जो पारिभाषिक लक्षण दिया गया है आपके पुस्तक में, उसको जानते हुए कौन वह 5 हैं उनको जानेंगे। तो कह रहा है कि अवस्था पंच कार्यस्य, कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। किसके लिए? प्रारब्धस्य फलार्थभिः, जो आप प्रारंभ किए हैं उस प्रारंभ के द्वारा जिस फल की आप प्राप्ति करना चाहते हैं उस प्राप्ति के लिए कुल 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। कौन कौन? तो एक आरंभ होता है, एक प्रयत्न होता है, एक प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। कुल ये 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। तो क्रमशः हम 5 कार्यावस्थाओं के लक्षणों के सहित उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है आपका आरंभ। आरंभ का लक्षण करते हैं कि औत्सुक्य मात्रमारंभ फल लाभाय भूयसे, मतलब फल लाभाय, फल के लाभ के लिए, और भूयसे मतलब अत्यधिक फल के लाभ के लिए औत्सुक्य मात्र, उत्सुकता आ जाना ही क्या कहलाता है? आरंभ कहलाता है। मतलब किसी कार्य के प्रति आपके अंदर उत्सुकता मात्र आ जाना ही क्या होता है? आरंभ होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप किसी चीज को करने से पहले उसके लिए एक अच्छा सा मन बनाइए। जब अच्छा सा मन बनाएंगे तो आपके अंदर, जब उसके बारे में जानेंगे तो आपके अंदर उत्सुकता आएगी। जब उत्सुकता आ गया तो उसी समय से जो कार्य होता है आपका प्रारंभ हो जाता है। इससे कहा भी गया कि वृत्तिकार जो धनिक हैं इसके व्याख्या में कहते हैं कि इदम अहम संपादयामि इति अध्यवसाय मात्रमारंभः इत्युच्यते। अध्यवसाय मतलब निश्चित रूप से, ये नहीं कि हम आज मन में आया फिर से मन में रख लिए, शाम को सो गए, फिर सुबह उठे दूसरे तरफ मन चला गया, ये नहीं। निश्चित रूप से हम यह कार्य कर लेंगे, ऐसे उत्सुकता जो आए ऐसे उत्सुकता को हम क्या कहते हैं? आरंभ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है प्रयत्न। प्रयत्न का लक्षण देते हैं कि प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोत्तित्वरान्वितः। प्रयत्नस्तु, प्रयत्न क्यों करेंगे आप किसी चीज के लिए? कि जो चीज आपको प्राप्त नहीं है, तो वही कह रहा है कि तद अप्राप्तौ, जो आपको अप्राप्त है उसको पाने के लिए अतित्वरान्वितः व्यापारः, शीघ्रता से, ये नहीं कि धीमे धीमे, जल्दी से जो व्यापार आपका होता है, शीघ्र जो व्यापार होता है वही प्रयत्न होता है। तो इसी लक्षण कह रहा है कि तस्य फलस्य अप्राप्तौ, जो फल की आपकी जो अप्राप्ति है उसको पाने के लिए उपाय योजनादि रूप चेष्टा विशेषः प्रयत्न, जो चेष्टा विशेष है वह क्या है? आपका प्रयत्न है। जैसे इसके उदाहरण में कहते हैं कि रत्नावली जो आपका ग्रंथ है उसमें सागरिका तो उदयन को देख ली रहती हैं, लेकिन किसी तरह से उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पाता है उनको, लेकिन वो परेशान रहती हैं कि भाई मिलना है। तो कहती भाई ये मतलब कुछ ना कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो चारों तरफ हाथ पांव मारती हैं तो कुछ मिलता तो है नहीं, तो क्या कर लेती हैं कि देखी रहती हैं तो उनका एक चित्र बना लेती हैं, कहें कि चित्र को ही देख के काम चलाएंगे। तो ये क्या था? उनको पाने के लिए उनका एक प्रयत्न था। तो इसी तरह से ये प्रयत्न होता है। तो इसका लक्षण हुआ प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोत्तित्वरान्वितः,
अप्राप्त वस्तु के लिए शीघ्र किया गया व्यापार क्या कहलाता है? आपका प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके जो 5 कार्यावस्थाओं में जो 2 हुए, आरंभ और प्रयत्न, उसके बारे में हम लोग जान लिए। आगे है तीसरे नंबर का प्राप्त्याशा। प्राप्त्याशा क्या होता है? कह रहा है उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। जिसे देखिए, एक उपाय मतलब होता है किसी योजना के द्वारा फल को प्राप्त करने के लिए जो हम एक योजना तैयार करते हैं वो उपाय होता है। और अपाय कहते हैं मतलब वह योजना खत्म होने का भी डर रहता है। तो अपाय मतलब होता है कि उसको प्राप्त न होने की ये भी शंका बनी रहती है। तो कहना कि उपाय अपाय शंकाभ्याम, उपाय मतलब प्राप्त होने की और अपाय मतलब प्राप्त न होने की भी जहाँ और इसकी जहाँ मतलब संभावना बनी रहे उसको हम क्या कहते हैं? प्राप्त्याशा कहते हैं। जैसे वहाँ होता है कि जब सागरिका उदयन से मिलना चाहती है तो अपने दोस्त मित्रों के साथ मिलकर के एक योजना बनाते हैं सब। तो वो वासवदत्ता का एक रूप बना करके वो सागरिका से मतलब उदयन से मिलने जाती हैं। तो जब वासवदत्ता का वो रूप बना लेती हैं, वेश धारण कर लेती हैं, तो उनके अंदर ये रहता है कि एक तो मिलने का जो उपाय है वो तो हो गया, तो ये तो मिल लेंगे, लेकिन कहीं हम वासवदत्ता के रूप को धारण करके जा रहे हैं तो कहीं बाहर से वासवदत्ता भी आ न टपकें और हमारा काम खराब हो जाए, तो इस बात का उन्हें डर भी रहता है। तो अपाय का भी डर रहता है, लेकिन उनको प्राप्त तो करना रहता है। तो जहाँ उपाय और अपाय दोनों की संभावना बनी रहे उसे ही क्या कहते हैं? प्राप्त्याशा कहते हैं। ठीक है, चौथा है आपका नियताप्ति। कह रहा है कि अपाय अभावतः प्राप्तिर नियताप्ति ही सुनिश्चिता। जहां अपाय का अभाव हो जाए और जो आपकी जो प्राप्ति है वो सुनिश्चित हो जाए उसे कहते हैं नियताप्ति। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देकर आए और एग्जाम देने के बाद आंसर की आ गया आपका। आंसर की आने के बाद जो आंसर की आने से पहले जो डर था कि होगा कि नहीं होगा, आंसर के से आप मिला लिए और आपको लगा कि हाँ ये हम सेफ जोन में हैं, तो एक तरह से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, फिर भी आपको लग गया कि हाँ हमारा जो मतलब नंबर है वो 115 110 क्वेश्चन से ऊपर है। तो ये आप निर्धारित हो जाए, मतलब जो आपके फल की जो प्राप्ति की जो आकांक्षा है यहाँ से कन्फर्म हो गया कि अब तो पाई जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ आपके फल की प्राप्ति की सुनिश्चितता निर्धारित कर दी जाए इस स्थिति को हम नियताप्ति कहते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि अपाय अभावात अवधारित एकांता फल प्राप्तिर नियताप्ति। अपाय का जहां अभाव हो जाए, ठीक है, और आपके फल का निर्धारण कर दिया जाए उसे ही क्या कहते हैं? नियताप्ति कहते हैं। ठीक है, तो जब फल की सुनिश्चित हो, जब फल को पाना सुनिश्चित हो गया तो फल यहाँ पे अंतिम में पा भी लेंगे। तो वही कह रहा है कि समग्र फल संपत्ति ही फल योगो यथोदितः, मतलब फल योगो यथोदितः। तो आपको फल की प्राप्ति होगी और थोड़े बड़े नहीं, समग्र मतलब जैसी आपकी आकांक्षा थी फल के प्रति वो सारी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए ऐसे फल जहां आपको प्राप्त होते हैं वह कहलाता है असली में जो आप मेहनत कर रहे थे उसका फल। तो इसीलिए कह रहा है कि समग्र फल संपत्ति ही फल योगो यथोदितः। जैसे उदयन रत्नावली को पा करके वह चक्रवर्ती हो सकते हैं, ऐसा ज्योतिषियों ने क्या किया था? एक भविष्यवाणी की थी। तो जब रत्नावली को पा जाते हैं तो चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। तो उनका जो फल रहता है वो जो योगेंद्रायण सोचे रहते हैं वो सुनिश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 कार्यावस्थाएं होती हैं, इन 5 कार्यावस्थाओं के माध्यम से जो नायक होता है वो अपने फल को सुनिश्चित करता है। 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 कार्यावस्थाओं में मूलभूत अंतर यह है कि जो 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं वो इतिवृत्त का नाटक के भौतिक अवस्था को कहते हैं अर्थ प्रकृति, क्योंकि आप एक अर्थ प्रकृतियों के माध्यम से नाटक का जो पूरा एक वातावरण होता है उसको तैयार करते हैं और उसके तैयार होने के बाद कार्यावस्था होता है आपका मतलब मानसिक स्थिति कि उस जो एक आपका जो रोड मैप तैयार हुआ है उसमें आपका मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, उसको आप कैसे टैकल करेंगे। इसके लिए
पंच कार्यावस्थाएं होती हैं। तो यही मूलभूत अंतर दोनों में है। मानसिक स्थिति, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति रहता है वो पंच कार्यावस्थाओं में रहते हैं, और जो भौतिक विभाजन एक तरह से होता है कथाओं का, वो अर्थ प्रकृति के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से यदि बात की जाए तो पांचों कार्यावस्थाओं के क्रम को आप लोग ध्यान रखेंगे, और जो इसके लक्षण दिए गए हैं ग्रंथ में, जैसे उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्यासा प्राप्ति संभव, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि तोड़ करके आगे पीछे कर करके यह दे देता है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक बार अच्छे से आप लोग रटे रहेंगे तो यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और इसके फुल नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पंच कार्यावस्थाएं हो गए। अब आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, तो पांच कार्यावस्थाएं और पांच अर्थ प्रकृति, ये दो हैं, तो दोनों एक ही नाटक में आते हैं। तो जब दो लोग एक साथ मिलेंगे तो भाई उन दोनों के बीच में संधि होगी। तो संधि का सामान्य अर्थ होता है जुड़ना। तो उसी जोड़ को इसमें कैसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। पहले संधियां होती कितनी है, संधि कहते किसे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो कह रहा है कि अर्थ प्रकृतयः पंच पंचावस्था समन्विता, कि जो पांच अर्थ प्रकृति होते हैं और जो पांच कार्यावस्थाएं होती हैं, इन दोनों को मिला करके यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्याः पंच संधयः, ये पांच अर्थ प्रकृतियां और पांच कार्यावस्थाएं क्रमशः मिल करके मुख आदि पांच संधियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पांच अर्थ प्रकृतियां कौन है? बीज, बिंदु, एक है पताका, और एक है आपका प्रकरी, और एक है आपका कार्य। और इसी के सामने लिख दीजिए बीज आरंभ, क्या है यहाँ पे? आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फल। इन दोनों को मिलाइए और एक एक उत्पन्न कराते जाइए, मुख, प्रतिमुख इत्यादि अभी जानेंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से पांच संधियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो संधि कहते किसे हैं? संधियों का निर्माण तो इस तरह से होता है, ये तो यहाँ बता दिया, लेकिन संधि कहते किसे हैं वो देख लेते हैं। तो संधि का लक्षण करता है कि अरे यार आगे आओ। संधि का लक्षण कहता है कि अंतरैकार्थ संबंधः संधि रेखान्वये सति, एक अन्वय सति, मतलब एक में अन्वित होकर के जो चले। कभी बार जब एक नाटक चला करता है या एक रूपक चला करता है तो उनमें उसके साथ साथ कई तरह के घटनाक्रम चलते रहते हैं उसके साथ साथ, लेकिन एक मुख्य कथा होता है वो अपने गति से चल रहा होता है। तो मुख्य कथा के साथ साथ वही कह रहा है कि एकेन प्रयोजनेन अन्वितानाम, एक प्रयोजन से जो चल रहा है उसी प्रयोजन में अवांतरभूत जो कथा उससे जुड़ जाए, उसी मेन कथा के साथ अवांतरभूत कोई कथा उससे जुड़ जाए, तो इन दोनों के जुड़ने की जो स्थिति है इसी को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संधि मतलब जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ आपको पारिभाषिक रूप में क्या करना है कि अंतरैकार्थ संबंधः एक अन्वय सति, आगे डैश दे देगा या पूछ लेगा कि कहाँ का है, तो इसको आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, इसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये संधियों का निर्माण कैसे होता है और वह संधि होता क्या है, इसके बारे में हम जान लिए। अब जो पांच संधि होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए पांच संधियां होते हैं कि मुख, प्रतिमुख, गर्भ, औमर्श और उपसंहृति, ये पांच संधि होते हैं। ठीक है, इन पांच संधि में औमर्श जो है उसको हम विमर्श के नाम से जानते हैं, और जो उपसंहृति है उसको हम निर्वहण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, तो इस कन्फ्यूजन न आपके अंदर न बना रहे, इसको भी आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किनके मिलने से कौन से संधि का निर्माण होता है? तो पांच अर्थ प्रकृति और पांच कार्यावस्थाएं मिलकर के पांच संधियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग एक एक संधियों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो पहला है आपका मुख संधि। पहला क्या है? मुख संधि। तो जब संधियों से, जब एक मुख्य कथा के साथ जब अन्य कथाएं जुड़ती हैं तो संधि होती हैं, लेकिन संधियां भी कई तरह की होती हैं कि किस मतलब कौन कथा किस तरह जुड़ रहा है, तो
एक उस स्थिति को क्या कहेंगे, कोई अन्य तरह से जुड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अलग अलग उसमें अंतर है, तो उस अंतर को जानेंगे। तो पहला है मुख संधि, जिसका लक्षण है कि मुखम बीज समुत्पत्तिर नानार्थ रस संभवाः। ठीक है, मतलब जहां बीजों की उत्पत्ति होती है, जैसे मान लीजिए कि एक बीज वपन होकर के वह बाद में चल करके बहुत अन्य शाखाओं के माध्यम से बहुत बड़ा हो चला जाता है। तो जहां बीजों की उत्पत्ति होती है और उसी बीज के माध्यम से विभिन्न प्रयोजन और विभिन्न रसों की निष्पत्ति होती है, ऐसे जगह को हम क्या कहेंगे, मुख संधि कहेंगे। जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि घर का एक माहौल रहता है, सभी लोग यदि साथ में बैठे रहें तो बातचीत में एक ऐसा कोई बात बीच में बोल देता है कि वह उसी बात से विभिन्न जो क्या कहते हैं एक हंसी वाला माहौल बन जाता है, और उसी बात के आधार पर विभिन्न प्रयोजन आ जाते हैं, विभिन्न हंसी वाले एक दूसरे लोग आपस में बात करने लगते हैं और बात बहुत लंबा चला जाता है। तो इस ऐसी अवस्था जहाँ पे बने उसको क्या कहते हैं, हम मुख संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब मुख संधि के अंग कितने होते हैं, तो कह रहे हैं कि अंगानि द्वादशई तस्य, इस मुख संधि के 12 अंग होते हैं और किसके मिलने से बनते हैं, तो बीजारंभ समन्वयात, बीज अर्थ प्रकृति और आरंभ कार्यावस्था, ये दोनों के समन्वय होने से आपके मुख संधि का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए ये 12 जो मुख संधि होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ये देख लेते हैं। वही यहाँ लिखा है कि विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों एवं रसों को उत्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति, ऐसा बीज जिससे विभिन्न प्रकार के प्रयोजन और विभिन्न प्रकार के रस की निष्पत्ति हो, रस की उत्पत्ति हो, ऐसे अवस्था को, ऐसे जगह विशेष को हम कथांश में या नाटक में हम मुख संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो 12 होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो पहला है आपका उपक्षेप, उपक्षेपः। तो उपक्षेप कहते हैं बीजन न्यासः उपक्षेपः, प्रथम बार जो बीज का न्यास किया जाए उसे उपक्षेप कहते हैं। और तद बाहुल्यम परिक्रिया, और वही बीज जब आगे चल करके बढ़ने के क्रम में चला जाता है तो उस यहाँ देखिए तद शब्द से लेना है क्या, बीजन न्यास, मतलब वही उपक्षेप। वही उपक्षेप क्या होता है, वही बीज बढ़ता चला जाता है, तो उसको हम परिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे करा कि तन निष्पत्ति ही परिन्यासो, और जिसके लिए उस बीज का वपन हुआ है वह चीज जहां हमको प्राप्त हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, परिन्यास कहते हैं। ठीक है, तो मुख संधि में ये 3 जो हैं ये काफी महत्वपूर्ण हैं, ये जीवित अवस्था में रहते हैं, आपको कथांशों के साथ जोड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए उपक्षेप, परिक्रिया और परिन्यास। यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछ लेता है कि इसमें से कोई एक दे देगा और कह देगा मिलाने के लिए कि इससे दे दिएगा तद बाहुल्यम परिन्यासः बीजन्यासः परिक्रिया, तो इस तरह से कंफ्यूज आप हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, क्रम वाइज लिख करके इसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि विलोभन। विलोभन क्या होता है, गुणाख्यानम विलोभनम, कथांश में नायक और नायिका के गुणों का जहां आख्यान किया जाए, भाई कथा के साथ साथ ऐसी भी स्थिति आ जाया करता है जहां पे नायक नायिका के अलग अलग लोग उनके गुणों का व्याख्यान करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जहां मतलब कथांश में स्थिति देखे उसको हम क्या कहते हैं, विलोभन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि संप्रधारण अर्थानाम युक्ति ही, और किसी के अवधारणा का समर्थन करना उसे क्या कहते हैं, युक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, युक्ति कहते हैं। तो संप्रधारण अर्थानाम युक्ति ही, और प्राप्ति सुखागमः, और किसी चीज की प्राप्ति क्या मतलब किसी चीज का सुख पूर्वक हमको मिल जाए उसे क्या कहते हैं, प्राप्ति कहते हैं। ऐसा वैसा प्राप्ति नहीं कि केवल हमारा नेट आ गया तो उसको हम सुख का आगम कहेंगे, जब हमारा जियारफ होगा तब हमको असली प्राप्ति होगी। ठीक है, कह रहे बीज, उसके आगे कहते हैं बीजागमः समाधानम, और बीज का आगमन, जिसके लिए बीज का वपन किया गया था उसका आगमन क्या होता है, समाधान होता है। और विधानम सुख दुख कृत, और कई बार क्या होता है कि नाटक में या अन्य किसी जगहों पे या फिल्मों में आप देखे होंगे कि कुछ स्थितियां आ जाती हैं जो नायक और नायिकाओं के हृदय में दुख और सुख का भाव उत्पन्न करते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, हम विधान कहते हैं। ठीक है, तो विधानम सुख दुख कृत। और कह रहा है कि परिभावोद्भूतावेश, जब सुख दुख की स्थिति जब आपके सामने पैदा हो जाती है तो
उस हिसाब से लोगों के बात व्यवहार भी ऐसे उसी तरह से हो जाया करते हैं। तो उसमें ऐसा कोई बात बोल दे कि अरे ऐसा हो गया, तो मतलब कहने से जो आपके चेहरे पे एक अलग तरह का तनाव देखने को मिलता है, मतलब एक परिभाव आपके अंदर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिभाव कहते हैं, उद्भूत आवेश। मतलब ऐसा कोई बात बोल दे कि अरे ऐसा हो गया, तो यदि आप वो दुखदाई है तो आपके चेहरे का जो भाव है वो दुख के अनुरूप बनेगा, यदि वो सुखदाई है तो आपके चेहरे का भाव सुख के अनुरूप बनेगा। ठीक है, तो इस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं, परिभाव कहते हैं। अब कह रहा है कि उद्भेदो गुण भेदनम, ऐसा कोई भेद जो आप छुपा के रखे हो और मान लीजिए कि इंटरवल के बाद वो भेद खुल जाए, तो ऐसे भेद को क्या कहते हैं, उद्भेद कहते हैं, गुण का भेदन हो जाए। करणम प्रकृतारंभ, रूपक का मतलब शुरुआत वो क्या कहता है, करण कहलाता है, और प्रोत्साहन देना भेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मुख के 12 भेद होते हैं वो इस तरह से हैं, इन सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे उपक्षेप, परिक्रिया, उपक्षेप है, परिक्रिया है, आपका परिन्यास है, विलोभन है, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभाव, उद्भेद, करण और भेद, ये कुल मिला करके 12 मुख के भेद होते हैं। इन सभी को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मुख संधि हो गया। आगे है आपका दूसरा प्रतिमुख संधि, शुरू हो जाए भाई। आगे है आपका प्रतिमुख संधि दूसरा। तो प्रतिमुख संधि किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो प्रतिमुख संधि का लक्षण कहते हैं कि लक्ष्यालक्ष्य तयो भेदस तस्य प्रतिमुखम भवेत, कि जिस संधि में एक तरफ लक्ष्य दिखता हो, मतलब जिस बीज को प्राप्त करने का जहाँ एक तरफ लक्ष्य दिखता हो और एक तरफ अलक्ष्य दिखता हो, मतलब एक तरफ दिखे कि हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा और एक तरफ दिखे कि यहाँ हमको नहीं भी मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति जहाँ पे हो जाए तो उसको हम प्रतिमुख संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर जो मुख संधि है उस मुख संधि में जो बीज है ना, बीज को प्रच्छन्न करने की चेष्टा रहती है, मतलब बीज ऊपर बढ़े, और जो प्रतिमुख संधि होती है उसी प्रतिमुख संधि में, जो मुख संधि में जो जिस बीज का न्यास किया गया था उसी बीज को हम प्रत्यक्ष रूप से प्रतिमुख संधि में देखते हैं। जैसे अगर रत्नावली के घटनाक्रम के हिसाब से देखें तो सागरिका मदन महोत्सव के समय उदयन को देख ली रहती हैं और उदयन को देख करके उनके अनुरूप उनके हृदय में उनके लिए बहुत बड़ा प्रेम उमड़ पड़ता है और वो चाहती हैं जब इनसे प्रेम हमारे लिए, मतलब इनको देख करके प्रेम हो ही गया है, तो उनसे समागम की भावना उनके अंदर आ जाती है। तो ये जो समागम के भावना का जो बीज है ये क्या है कि उनको अपने लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। और यह बात उनके जो दोस्त मित्र रहते हैं, एक विदूषक रहता है, एक उनकी जो सखी रहती है सुसंगता, कई बार अपने दोस्तों से लोग ऐसे आकांक्षा रखते हैं कि भाई जब हमारे दोस्त मित्रों को हमारे मतलब बारे में पता चल गया तो हो सकता है जिस कठिनाई के कारण हम परेशान हैं, जब हमारे परेशानी को सुनेंगे तो उसको दूर कर देंगे। तो विदूषक और सुसंगता को ये बात पता चलने के बाद वो ऐसा मान लेती हैं कि कहीं ना कहीं उदयन से हमारा ये लोग समागम करा देंगे। तो एक तरफ तो लक्ष्य उनको दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके उदयन के याद में वो जो चित्र बनाई रहती हैं वह चित्र कहीं ना कहीं वासुदत्ता देख ली रहती हैं। तो वासुदत्ता इस बात को जान न लें और कहीं ना कहीं हम लोग की बात अधूरी रह जाए, तो इस बात का उनको डर भी रहता है, तो एक तरह अलक्ष्य भी दिखता है। तो जिस कथा में इस तरह की स्थिति आए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हम प्रतिमुख संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो प्रतिमुख संधि होता है वह प्रतिमुख संधि कुल 13 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 13। मुख संधि 12 और प्रतिमुख संधि 13। ठीक है, और जो प्रतिमुख संधि है बिंदु, अर्थ, प्रकृति और प्रयत्न आपका कार्यावस्था, इन दो के समन्वय से प्रतिमुख संधि का निर्माण होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि तस्य बीजस्य किंचित लक्ष्य और किंचित अलक्ष्य इव उद्वेदः प्रकाशनम तत्प्रतिमुखम, जहाँ लक्ष्य और अलक्ष्य की स्थिति जहाँ पे दिखे उस स्थिति को क्या कहते हैं, हम प्रतिमुख संधि कहते हैं। ठीक है, अब वह 13 होते कौन है वो देख लेते हैं। 13 इनके भेद होते हैं। पहला है कि रत्यर्थेहा विलासः स्यात्, मतलब नायक और नायिका के अंदर रति की जो इच्छा जागृत हो
उस दृष्टि मतलब उस जगह को हम विलास के नाम से जानते हैं, ठीक है। और होता है अनुसर्पण, दृष्ट नष्टानुसर्पणम, जो हम देखे हैं वो बाद में नष्ट हो जाए उसे कहते हैं हम अनुसर्पण। तीसरा होता है विधूतम स्याद अरति। कई बार क्या होता है कि जब हम काफ़ी एक मतलब चिंता की अवस्था में रहते हैं तो सुखप्रद जितने वस्तु होते हैं हमारे लिए, उन सभी वस्तुओं से हमको अरति हो जाती है। जो हमको बहुत अच्छा लगने वाला रहता है उसको भी देख करके मन में कुछ ऐसा भाव उठता नहीं है, बात सब ऐसा ही होते हैं। मान लीजिए यदि आप एक बार धोखा खा गए हो तो आपको लगे कि कोई मतलब है नहीं, अब सब एक ही तरह के होते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। लेकिन इसको क्या करें कि विधूतम स्याद अरति ही, आपके सुखप्रद वस्तु के प्रति आपकी क्या हो जाए, अरति की भावना उत्पन्न हो जाए आप, तो उसे क्या कहें, विधूत कहेंगे। उसके बाद तत्क्षमः समः, लेकिन भाई जब तक आपके मन में ऐसा भाव रहेगा तब तक तो ये ऐसे कहेंगे आप, लेकिन ये स्थिति तो बनी नहीं रहती है। जैसे परिवर्तन संसार का नियम है, तो कुछ क्षण के बाद आपका जो मानसिक प्रवृत्ति है वो बदल जाएगा। जब बदल जाएगा तो वही करा है कि तत्क्षमः समः, वो जो अरति की भावना है, वह अरति की भावना जब शांत हो जाएगा तो उसे ही क्या कहते हैं, हम समः कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि परिहास वचो नर्म, क्या कह रहा है कि परिहास वचो नर्म, परिहास की दृष्टि से जो कोई बात बोला जाए उसे कहते हैं हम नर्म, ठीक है। तो ये नर्म नाम से है, परिहास वचो नर्म। कई बार क्या होता है कि परिहास जो मजाक इत्यादि होता है सभी लोग नहीं सह पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं सह लेते हैं। मजाक मजाक में कई सारी घटनाएं भी हो जाया करते हैं। तो वही कह रहा है कि धृतिस्तजा द्वितुर्मता, यदि आपका परिहास हो रहा हो और उस परिहास में आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद का मतलब लहर आपके अंदर उठ रहा है, लेकिन उस लहर को आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं, उस लहर को बिल्कुल दबा के रखे हैं, उसी को क्या कहते हैं, द्युतिर कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है धृतिस्तजा द्युतिर्मता। करेक्ट। उत्तरावाक प्रगमनम, कथांश के हिसाब से उत्तर प्रत्युत्तर करना क्या कहलाता है, प्रगमन कहलाता है। और हितरोधो निरोधनम क्या कहलाता है, हितरोधो निरोधनम, मतलब अभिलषित वस्तु, मतलब जो वस्तु आपके लिए बहुत अभिलषित थी, आपके मन के इच्छा के अनुरूप थी, उसका रोध हो जाए, वो आपके सामने से हट जाए, उस स्थिति को क्या कहते हैं, निरोध कहते हैं, ठीक है। तो हितरोधो निरोधनम। आगे है आपका कि जो पर्युपास्तिर अनुनयः, अनुनय विनय होता है एक, कि एक आपके हो भाई, यदि आप किसी से गुस्सा हो गए हो तो मनाएंगे भी आप उसी को जिसको आप चाह रहे हैं। तो अभिलषित व्यक्ति को मनाने के लिए जो अनुनय विनय इत्यादि का जो कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम को हम पर्युपास्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि पुष्पम वाक्यम विशेषवत, और ऐसे लोग साधारण बातों से नहीं मानते हैं, एक विशेषण से संबंधित वाक्यों को पुष्प के समान सजा करके उनके सामने उनके मुंह पे मारिए, तब जा करके वो मानेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा भाव में रहते हैं, भाव से अपना पेट भर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि पुष्पम वाक्यम विशेषवत। उपन्यासस्तु सोपायम, और किसी उपाय से अपनी बात को रखना उपन्यास कहलाता है। और वज्रम प्रत्यक्ष निष्ठुरम, मान लीजिए कि किसी कोई नाटक चल रहा है और नाटक में जो नायक है उस नायक के प्रति अन्य कलाकारों का कुछ मतलब द्वेष हो गया हो, कुछ ऐसा कोई बात हो गया हो, तो ऐसे लोग उस नायक को यदि कुछ मतलब टेढ़े आवाज में कुछ सीधे बोल रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, वज्रम प्रत्यक्ष निष्ठुरम, ठीक है। और चातुर्वर्ण्योपगमनम वर्ण संहार इष्यते, और चारों वर्णों के हिसाब से जहां बात की जाए तो उसे कहते हैं वर्ण संहार, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 13 जो प्रतिमुख संधि हैं, वह 13 प्रतिमुख संधि हैं आपके कौन कौन, एक बार देख लेते हैं। विलास, अनुसर्पण, विधूत, सम, नर्म, द्युतिर, प्रगमन, निरोध, और पर्युपास्ति, पुष्पम वाक्यम पुष्प, और उपन्यास, वज्र, और आप वर्ण संहार। तो ये 13 आपके प्रमुख संधि हैं, ठीक है। तो इन सभी के लक्ष्य अलक्ष्य तयो भेदस तस्य डैश डैश भवेद दे देता है कई बार, और नीचे भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए इस लाइन को अभिकथन के रूप में दे दे और इस लाइन को कारण के रूप में दे दे, तो यहाँ भी कारण अभिकथन कारण के रूप में प्रश्न बन सकता है।
तो इस तरह से चीज़ों को समझे रहेंगे तो आपके अभिकथन और कारण वाले जो प्रश्न होंगे वह गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम लोग चीज़ों को आराम से समझें, कम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, तो कठिनाई भी ना हो समझने में। तो इसलिए आज का जो चर्चा है यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जो इसके आगे का जो हिस्सा है अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तब तक सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए, इस चीज़ों को नोट करिए और तैयारी करिए, ताकि जब नोट किए रहेंगे तो आपके रिवीजन के लिए आसान रहेगा। सभी को नमस्कार। युवा से साधु युवा।